नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में सीटेट बीटेट और अदर टेट के लिए जो मैथ का सीरीज़ है उसका तीसरा पार्ट लेकर के हैं। इससे पहले हम यहाँ तक हम बातें कर चुके हैं। इससे पिछले वीडियो में आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में भी मैथ करके जो है सीटेट बीटेट मैथ करके जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सीरीज़ है दोस्तों, इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें आपको बताया जा रहा है जो ज़्यादातर विद्यार्थियों को मालूम नहीं रहता और इसके चलते क्वेश्चन जो है छोड़ देते हैं। तो चलिए वही हम बेसिक से स्टार्ट किए हुए, ठीक है। चलिए, 2 अंकों की संख्या और उसे उलटने से बनी नई संख्या के अंकों का योग हमेशा 11 से तथा अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है। यानी कि ये जो है एक तरह से विभाज्यता का नियम है। विभाज्यता का नियम हम अलग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं। यानी कि 2 अंकों की संख्या और उसे उलटने से बनी नई संख्या के अंकों का योग हमेशा 11 से तथा अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या और उसे उलटने से बनी नई संख्या। यहाँ देखिए कि 2 अंकों की संख्या अगर 4 5 है और इसके उलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा, 5 और 4 होगा, ठीक है। नई संख्या जो 54 बनी है, नई संख्या के अंकों का योग, यानी 2 अंकों की संख्या और उसे उलटने से बनी नई संख्या के अंकों का योग, अगर इसको जोड़िएगा तो 5 और 4 9 हो जाएगा और 5 और 4 9 हो जाएगा। देखिए ये जो है क्या 11 से विभाज्य है, 11 से कट रहा है, ठीक है। और देख लीजिए, और इसका अंतर जो है तथा अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। यानी अगर घटा देंगे तो 5 में से 4 घटेगा 1 और यहाँ पर, और 5 में से 4 घटेगा यहाँ पर एक तरह से, यहाँ पे 54 में से आप 45 घटाइए तो 14 में से 5 घटेगा तो 4 5 6 7 8, यानी कि 9, 14 में से 5 घटेगा तो 9 9 5 14, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 9 से ये क्या होगा, विभाजित हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसे उलटने से बने संख्या को जोड़ते हैं तो वो 11 से विभाजित होता है और उसका अंतर जो है किससे, 9 से विभाजित। अगर हम 12 लेते हैं तो इसको उल्टा के जोड़ते हैं तो 2 1, यानी कि 2 और 1 3 और 2 और 1 3, यानी कि देखिए 33 11 से कट रहा है और इसका अंतर जो है 11 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो 9 होगा, 12 और 9 21 होगा ना, 9 से वो विभाजित, अंतर जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे सूत्र है 9 × 10 के पावर n-1 के अनुसार निम्न होता है। यानी कि संख्या पद्धति में 1 अंकों वाली संख्या कितनी है, तो 9 है। संख्या पद्धति में टोटल संख्या में जो है 1 अंकों की संख्या कितनी है, टोटल 9 है, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक। इस पे आप निकाल सकते हैं 9 × 10 के पावर n-1। 1 अंकों की पूछ रहा है तो 1 गुने मतलब 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 के पावर 0 1 हो जाएगा, तो 9 × 1 बराबर जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो वो 1 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखिए, ये फार्मूला है, ठीक है, अलजेब्रा का। चलिए, ये 1 अंक की संख्या है। अगर 2 अंकों की करेंगे तो यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो 10 का 2 - 1 1 हो जाएगा, 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 10 ही तो 9 10 है 90। 2 अंकों की संख्या कितना होगा, 90। इस तरह से आप कितने भी अंकों की संख्या पूछ दे टोटल तो आप इससे निकाल सकते हैं। संख्या पद्धति में 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 900। संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 9000। और इसका निकालने का एक तरीका और है कि अगर पूछ दे संख्या पद्धति में जो 1 अंकों की टोटल संख्या कितनी है, ये तो आपको पता रहता है। अगर 2 अंकों की संख्या पूछ दे टोटल कितनी है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और जो है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या में से आप घटा दीजिए तो 90 - 10 क्या हो जाएगा, 99 - 10 90। आपको इससे भी निकल जाएगा। 2 अंकों की बड़ी संख्या और 1 अंक की छोटी संख्या घटा दीजिए, आप 2 अंकों की टोटल संख्या निकल जाएगा, ठीक है। इसे भी करके आप निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल अंकों की संख्या 192 है। 1 से लेकर के 100 तक में टोटल अंक जो होता है वो कितना है, 192 है, याद रखिएगा। टोटल अंक कितना है, 92 है, 192 है, ठीक है, टोटल अंकों की संख्या, ठीक है। 1 से 100 तक की संख्याओं में कुल शून्यों की संख्या कितना है, तो 11 है। कुल शून्य कितना है, 11 है, टोटल 0 की संख्या कितनी है, 11 है। और 1 से 100 तक की संख्या में कुल 1 1 की संख्या 21 होती है, कितना है, 21 है। 1 कितना है, 1 से 100 तक में 21 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कुल टोटल अंक जो है 192 है।
जीरो की संख्या 11 है, 1 की संख्या 21 है। ठीक है, चलिए जातीय मान, शुद्ध मान, नैज मान या अंकित मान, इसका एक ही नाम, चारों नाम एक ही है। जातीय मान कहिए या शुद्ध मान कहिए या नैज मान कहिए, अंकित मान कहिए, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का शुद्ध मान क्या होता है, वही जो है उसका जातीय मान होता है। ठीक है, अपना मान होता है, ये याद रखिए। जैसे 2, 5, 9, 4, 6 में 9 का शुद्ध मान क्या होगा, 9 ही होगा। जातीय मान हमेशा वही संख्या होता है जिसके बारे में पूछा जाता है। और स्थानीय मान किसी भी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस स्थान का अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए, 0 का जो है जातीय मान एवं स्थानीय मान हमेशा 0 होता है। 0 का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये याद रखिएगा। जैसे इसमें 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 8 जो है सैकड़ा के स्थान पर है तो 800 हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान 1000 के स्थान पर है तो 7000 हो जाएगा। और 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा। ठीक है, उदाहरण इतना में देख लीजिए, 831.542 में 4 का स्थानीय मान जो है क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, दशमलव के बाद जो है, यहाँ पर दशमलव के बाद 5/10, 4/100, उसके बाद 2/1000, इस तरह से स्थानीय मान निकाला जाता है 1000। ठीक है, तो 4 का पूछ रहा है तो 4 जो है यहाँ पर अगर 100 है, नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक पहले दशमलव हो जाता है 0.04। ठीक है, तो 1 अंक 2 अंक पहले दशमलव दे दिए, जहाँ पे 0 उस तरह से बैठा दिया जाता है, तो 0.04 इसका स्थानीय मान। वहीं पर अगर 2 का पूछते तो 2/1000 करेंगे स्थानीय मान में, तो क्या होगा, 3 अंक पहले दशमलव दे देंगे, तो 1, 2 यहाँ पर दशमलव, तो 0.002 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। इस तरह से हम, और इधर का अंकीय मान का देखिए, इसमें जो है इधर का मान अंकीय मान और इधर का दशमिक मान, दशमलव वाला मान है। ठीक है, दशमलव वाले मान का जातीय मान मतलब स्थानीय मान इस तरह से निकालते हैं, और अंक वाले का जिस तरह से हम सिंपल निकालते हैं उसी तरह से हम निकालेंगे। 8 का बोलेगा तो 800 हो जाएगा, 3 का बोलेगा तो 30 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। पूर्ण संख्याओं के निम्न प्रकार लिखा जाता है। एक अंक की संख्या 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, कुल 9 है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और बड़ी 9। 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 तक होता है। ठीक है, कुल संख्या 90 है, यह हम बता दिए निकालना, यानी कि 9 गुना 10 के पावर n-1। इस पर आप किसी भी अंक, कितने भी अंकों की संख्या है उसका कुल अंक निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, छोटी संख्या 10, 3 अंकों की बड़ी संख्या 399, छोटी संख्या 100, कुल संख्या है 900। ये चीज़ है, ये चीज़ हम देख लिए हैं। किसी भी संख्या का बड़ी पूछे तो उतना 9 हो जाता है। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 5 को 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 अंकों की छोटी पूछे तो एक पर जो है एक कम जीरो बैठा देते हैं, यानी 5 अंकों की पूछ रहा है तो 4 जीरो बैठा देंगे। ठीक है, तो इससे आप छोटी निकल जाएगा। ठीक है, अगर 2 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो एक पर जो है एक शून्य बैठा देंगे, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझिए। अब यहाँ समझिए संख्याओं का विस्तार रूप है। ठीक है, 500 दी गई संख्याओं के अंकों के स्थान के अनुसार योगफल के रूप में लिखना ही क्या होता है, उसका विस्तार रूप होता है। ठीक है, 5, 3, 700 यानी 5376 का 5003 सैकड़ा 7 दहाई 6 इकाई, ये क्या हो गया, इसका विस्तार रूप हो गया। ठीक है, संख्या का विस्तारित रूप देखिए, दी गई संख्या को अंकों के स्थानीय मान के योगफल के रूप में लिखते हैं तो वो क्या होता है, उसका विस्तारित रूप रहता है। यानी 4509 का तो 4500 0 और 9, इस तरह से इसका विस्तारित रूप हो गया। स्थानीय मान के अनुसार लिखेंगे तो विस्तारित रूप, और सिंपल उसके स्थान के अनुसार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका विस्तार रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इस संख्याओं सब के बारे में पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्या यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इसे वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ के वास्तविक संख्या होता है। परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, और जितना भी भिन्न संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। जितने भी पूर्णांक संख्या वो परिमेय संख्या है। पूर्णांक संख्या ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या या रूट संख्या, यौगिक संख्या, ये सब ही आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, संख्याओं के विभिन्न प्रकार की ये संख्याएं हैं, इस सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर गिनती की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या अनंत होती है। ठीक है, 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से पूर्णतः क्या है, भाज्य है। इसके ऊपर कुछ छूटा नहीं ना, नहीं छूटा। चलिए इसको देख लीजिए।
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से पूर्णतः विभाजित होता है। कैसे? और प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। इसको गुणा कर 4 लगातार हम देख रहे हैं, तो 2 गुणे 1 2 और 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 से विभाज्य है। अगर 3 से लेते हैं तो 3 4 5 6, 4 तिया 12 पंचे 60 और 6 है 36, 360, यानी कि 24 से कट जाएगा ये, ठीक है, पूर्णतः कट जाएगा। 4 तिया 12 पंचे 60 और 6 है 36, 360 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है नियम याद रखेगा, ठीक है। इसको 24 से भाग करके देख लीजिए, 24 से कम 24, तो इसमें 6 में से 4 घटेगा तो 2, इधर 1, यहाँ पे 0, तो 24 को 24 पंचे कितना हो जाएगा? 120, तो ये कट जाएगा पूर्णतः, ठीक है। चलिए इसको समझ गए। लगातार 4 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? 24 से पूर्णतः विभाजित होता है, ठीक है। अब है 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है तथा एक विषम संख्या होती है। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 13 वर्गों का अंतर पूछ रहा है। अगर घटाएंगे तो 5 होगा, ठीक है, और जो जोड़ेंगे तो 13 होगा। तो बोल रहा है प्राकृत वर्गों का अंतर हमेशा उनके योगफल के बराबर होता है। हाँ, तो योगफल, हाँ सही बात है, 3 और 2 कितना होगा? 5 होगा, ठीक है। और जो है, और वो क्या होगा? उसका योगफल तथा एक विषम संख्या होगा, ठीक है। ये भी विषम है, इसका योगफल भी क्या है? विषम है, ठीक है। 9 4 13 ये भी विषम, और ये 3 और 2 5 क्या है? विषम है। अगर 4 + 5 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा 9, और 4 चौका 16 और 5 25, ठीक है। अंतर हमेशा उसके योगफल के बराबर होता है। 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। ये सब चीज़ एकदम बेसिक है, ये भी पूछ सकता है अब एग्जाम में सीधा सीधा कि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा क्या होता है? उसके योगफल के बराबर होता है तथा एक विषम संख्या होता है। ये करके भी आप देख सकते हैं। चलिए प्राकृत संख्या जान गए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यहाँ था। अब पूर्ण संख्या देख लीजिए। प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लेने से क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। जैसे 0 1 2 3 4 5, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी अनंत होता है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे पूर्णांक संख्या देखते हैं। पूर्णांक के बारे में भी जान भी चुके हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये समूह क्या है? पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर का है, ठीक है। इसको Z से डिनोट किया जाता है। जहलिन नामक गणितज्ञ ने इसका खोज किया था, जर्मनी के थे, इसलिए इसको उनके नाम पर इसका रख दिया गया सिंबल, ठीक है। लेकिन इसको इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। चलिए अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। या नहीं तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 हो, यानी कि 2 संख्याएं हो, ठीक है। जैसे अगर 3 का करेंगे तो 3 का 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, गुणनखंड कितना? 2 हुआ ना, इसी तरह से। तो वो अभाज्य संख्या होती है, जैसे 2 3 5 7 11 13, इस तरह से, ठीक है। अब भाज्य संख्या देख लीजिए, कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं, या इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे 4 किसके से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से ज़्यादा हो गया। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर, चलिए देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2, उसका वर्ग जो है ये क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। ये क्या है? कोइंसिडेंस है, देख रहे हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग जो है यानी स्क्वायर जो है सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या है। और देख लीजिए सबसे एक और है, इसको लिख लीजिएगा। और दूसरा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। इसका स्क्वायर जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होता है, ठीक है। इसका वर्ग जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होता है। जैसे 4 8 9 जो है क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। क्या है? विषम
भाज्य संख्या है। इसका ये लिख लीजिएगा, किस तरह से लिखेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या होती है। ठीक है, और पहला क्या लिखेगा, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या का उसमें कुछ विषम नहीं है, सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का वर्ग सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, सम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए, 2 4 6 8। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे, 1 2 3 4। यहाँ पे सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।